हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक साइंस की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो एनसीईआरटी से जो आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं एक एक करके करा रहा हूं। उसी क्रम में आज के लिए केमिस्ट्री का हम लोग का टॉपिक है धातु और अधातु, जिसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे कि धातु यानी मेटल, फिर अधातु यानी नॉन मेटल, फिर धातु के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, उभयधर्मी ऑक्साइड जिसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट खनिज एवं अयस्क यानी ओर्स एंड मिनरल्स, भर्जन एवं निस्तापन, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग से बहुत ध्यान रखिएगा, संक्षारण यानी कोरोजन एंड संक्षारण से सुरक्षा यानी प्रिकॉशन ऑफ कोरोजन। तो इतनी चीजों को हम लोग को पढ़नी है। तो ज्यादा समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं धातु से। वैसे धातु की कोई बेसिकली कोई डेफिनेशन तो नहीं है, इसके प्रॉपर्टीज के आधार पे लोग इन्हें बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धातु वे होते हैं जिनमें विद्युत का चालन सुगमता से हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं। कुछ ये कहते हैं कि धातु जो है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं। तमाम ऐसे डेफिनेशन है, लेकिन जो ज्यादा मुझे बेहतर लगता है वो ये है कि धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके धनायन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सोडियम है Na, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है और ये बना लेता है Na+। इसी तरीके से अगर कैल्शियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Ca++। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके धनायन बनाने की क्षमता को रखते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं अधातु की। अधातु तो फिर अब जिस तरह से धातु इलेक्ट्रॉन लूज करके धनायन बनाते हैं, तो अधातु वे होते हैं, वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जैसे आपका क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, ये Cl नेगेटिव बना लेगा क्लोरीन आयन। इसी तरीके से आपका अगर ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन धनायन बना सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर डबल नेगेटिव। तो धातु और अधातु आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं धातु के गुण क्या क्या हैं। तो पहले भौतिक गुण पढ़ते हैं। पहले तो धातु जो है वो सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है। ठोस होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पारा एकमात्र ऐसा धातु है, पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा जो गुण है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अब इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है
लेड को छोड़कर सभी क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तीसरा है इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। धात्विक चमक होती है। अब धात्विक चमक का क्या मतलब होता है, जैसे सोना या चांदी है, उसमें उसकी लाइटिंग एक अपनी खास ही होती है, लेकिन कोई अधातु होती है उसमें उतना चमक नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से इनमें धात्विक खनक होती है। इनमें धात्विक खनक होती है। खनक का मतलब क्या होता है, इन्हें जब आप जमीन पर या किसी मेटल पर गिराएंगे तो एक जैसे मतलब एक विशेष तरह की आवाज निकलती है, मेटालिक साउंड निकलता है। जिस तरह से पायल जब कोई पहना रहता है तो उसकी घुंघरू छन छन करते हैं ना, ठीक उस तरह से। तो धात्विक खनक होती है। ये आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि इसे पीट पीट के आप चादर की तरह बना सकते हैं। और आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। तन्य, इसका मतलब आप इसे खींचकर एक पतले तार में भी बदल सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सोने के 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। तो मतलब इतना ज्यादा ये तन्य होते हैं। ओके, ठीक है। और सोना सबसे मुलायम धातु है। सोना जो है वो सबसे मुलायम धातु है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सबसे महंगी धातु कौन सी है, प्लेटिनम है। ओके, तो ये सब कुछ इसके भौतिक गुण हो गए। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके रासायनिक गुण क्या क्या हैं। ठीक है, इसके रासायनिक गुण, 1 मिनट। देखिए, पहला नंबर, ऑक्सीजन से क्रिया। अच्छा, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि Mg है, 2Mg मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया तो बन गया 2MgO। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका सोडियम है, यह ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनाएगा Na2O। तो ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन से क्रिया करके सभी मेटल्स जो होते हैं वो मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। और ये मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो आपका जो है वो बेसिक ऑक्साइड की तरह यूज होते हैं, मतलब क्षारीय ऑक्साइड की तरह यूज होते हैं। ठीक है। दूसरा है अम्लों से क्रिया, वो भी तनु अम्लों से क्रिया। अच्छा, तनु अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जिनमें जल की मात्रा ज्यादा हो। तनु अम्लों से क्रिया, तो मान लीजिए कि हमारे पास मैग्नीशियम ही है और तनु अम्ल में हमने ले लिया HCl 2 मोल, तो ये बनाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी इससे हमें क्या पता चला कि धातु जो होते हैं वो तनु अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं, धात्विक लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए K ले लिया और अम्ल भी बदल लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। तो भाई SO4 के ऊपर तो डबल माइनस है और K के ऊपर +1, तो यहां आपको 2 करना पड़ेगा और ये बनाएगा क्या, K2SO4
और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा होता है। तीसरा जो है अम्ल जो है वो आपका धातु जो है वो अधातुओं से क्रिया करते हैं और अधातुओं से क्रिया करते हैं इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर द्वारा ना, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा। जैसे मान लीजिए Mg है और Cl2 आ गया, Mg और Cl2। Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक एक क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्रिया करके MgCl2 बनाते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा ये धातु अधातुओं से क्रिया करते हैं। लेकिन धातु कभी धातु के साथ क्रिया नहीं कर सकते हैं। जो आपके अधातु हैं वो अधातु से क्रिया कर सकते हैं, वो धातु से भी क्रिया कर सकते हैं। ऐसे समझिए, अधातु जो है यानी नॉन मेटल, वो मेटल से भी रिएक्शन कर सकता है और नॉन मेटल से भी कर सकता है। लेकिन जो मेटल होते हैं वो केवल और केवल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? पॉइंट है वो आपका है धातु जल से क्रिया करती है तो क्या बनाती है? जल से क्रिया। देखिए, मान लीजिए आपका सोडियम है, ठीक है, सोडियम है और इसको हमने जल से क्रिया करा दिया इस तरह से। तो ये क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर हम लोग कर लेते हैं 2Na और 2H2O, ठीक है। तो ये बनाएगा 2NaOH और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। ठीक है, देखिए मिला लीजिए, उधर कितने हैं, 2 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 Na और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो जल से क्रिया करने के बाद क्या बनेगा, बनेगा या ऐसे कह सकते हैं, जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। हाइड्रोजन गैस प्लस धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड। तो इन सबको ध्यान रखना है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो मेटल हो और वाटर हो तो उसमें बैलेंसी सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक और एग्जांपल ले लें अगर हम, तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं Ca का, Ca प्लस H2O, ठीक है। तो ये बनाएगा CaOH ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो इस तरह से जो है वो रिएक्शन हो सकता है आपका कि भाई ऐसे से धातु अगर जल से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा। और एक बचा हुआ है अभी भी, पांचवा गुण है धात्विक लवणों से क्रिया। धात्विक लवण से क्रिया। अच्छा, इसमें क्या होता है, तो अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के लवण से उसे अलग कर देती है। जैसे मान लीजिए जिंक है और यहां है कॉपर सल्फेट का विलयन, तो जिंक जो है वो कॉपर से अधिक सक्रिय है, तो ये बना लेता है क्या, जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इन सब तरह से हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई जो आपका धातु है वो धात्विक लवण से क्रिया करेगा और अधिक सक्रिय धातु है तो कम सक्रिय धातु के लवण से उसे अलग करके अपने ज्वाइंट हो जाएगा और उस धातु को अलग कर देगा। और अगर वो कम सक्रिय है तो रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं अधातु की। अधातु देखिए, जो अधातु होता है वो धातु के सारे गुणों को
का विपरीत होता है, यानी कि अगर बात करें आघात वर्धनीय नहीं होते, आघात वर्धनीय नहीं होते, इसका मतलब ये भंगुर होते हैं, भंगुर। इन्हें पीटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ये भंगुर होते हैं। उसी तरीके से ये तन्य नहीं होते, तन्य नहीं होते का मतलब ये खींचकर इन्हें तार नहीं बनाया जा सकता। विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। एक चीज है ग्रेफाइट को छोड़कर, इसी तरीके से चौथा पॉइंट है सामान्यतः गैसीय अवस्था में होते हैं, सामान्यतः गैस होते हैं। इसमें भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है। पांचवा, इनमें चमक नहीं होती। किसको छोड़कर? हीरे को छोड़कर। हीरे में चमक होती है। छठा, इसमें खनक नहीं होती। ठीक। रासायनिक गुण की बात करें तो अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अम्लीय ऑक्साइड जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक तरीके से अम्लीय ऑक्साइड है। इसी तरीके से अधातु से क्रिया करते हैं किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा अधातु से क्रिया करते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए, तो बहुत हम लोग पढ़ लिए धातु और अधातु के गुण, इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है कि वे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी क्रिया कर सके और क्षार के साथ भी, या अम्लीय गुण भी दिखाते हैं और क्षारीय गुण भी। तो कुछ ऐसे धातु होते हैं जैसे Al2O3, ये जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड ZnO, ये दोनों के दोनों ही आपके चले जाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये इसका नेचर होता है, इसका नेचर होता है। तो लोग अक्सर क्षारीय लगा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो मेटल है, लेकिन भैया ये एम्फोटेरिक नेचर का है, उभयधर्मी है, क्योंकि ये अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है और क्षार की तरह भी। अम्ल से के साथ भी क्रिया कर सकता है और क्षार के साथ भी क्रिया कर सकता है। तो आप समझ लीजिएगा कि ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब बात करते हैं खनिज एवं अयस्क की।
खनिज, हर वो चीज जिसे जमीन से निकाला जाता है वो खनिज होता है। ठीक है, हर वो चीज जिसे जमीन के अंदर से निकाला जा सकता है उसे खनिज कहते हैं, यानी मिनरल्स कहते हैं। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है अयस्क। अयस्क यानी ओर्स, ये क्या होते हैं कि ये वो खनिज होते हैं जिनसे धातु बहुत आसानी से और कम लागत में निकल सकती है। मतलब इससे धातु का निकलना तय है और खनिज से निकल भी सकते हैं और नहीं भी निकल सकते, क्योंकि भाई जमीन से निकालने वाली हर चीज से धातु जरूरी तो है नहीं निकलेगा। हो सकता है मिट्टी, बालू, कंकड़ भी निकल सकता है, लेकिन वो खनिज जिससे धातु निकल सकता है उसे बोलते हैं अयस्क। अब इसमें कुछ बेसिक बहुत पॉइंट है। कॉपर का फेमस अयस्क जो है वो है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट CuFeS2, बहुत इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, इसी तरीके से आपका सिल्वर। सिल्वर जो है एक ऐसा धातु है जो, सिल्वर और कॉपर दो ऐसे धातु हैं जो मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था मतलब एकदम प्योर फॉर्म में पाए जाएंगे, और संयुक्त अवस्था में मतलब कि ये सल्फाइड ओर बनाते हैं। तो इसका जो होता है दो होते हैं, हार्न सिल्वर और सिल्वर ग्लांस। है आयरन। आयरन इसका आपका एक मैग्नेटाइट होता है। अच्छा, मैग्नेटाइट को ही चुंबक कहते हैं, Fe3O4, और एक हेमेटाइट होता है। यहां पर एक क्रायोलाइट भी आप यूज कर सकते हैं, क्रायोलाइट। इसी तरीके से आपका मरकरी यानी पारा, इसका होता है सिनेबार, इंपॉर्टेंट है, HgS। इसके अलावा आपका हो सकता है क्या और, मैग्नीज। मैग्नीज का होता है आपका पायरोल्यूसाइट। पायरोल्यूसाइट। और इसके बाद आपका है लेड। इसके बाद है लेड। लेड का गैलेना, PbS। तो भाई बहुत ढेर सारे हैं, आप कुछ अपने बुक से भी देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैं आपको बता दिया हूं, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अयस्क को समझ सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, भर्जन एवं निस्तापन। ठीक है, भर्जन एवं निस्तापन। तो देखिए कैसे होता है। देखिए, भर्जन से आप समझिए इस तरह से इसको, कि भर्जन का मतलब होता है भूजना या रोस्टिंग करना। तो भर्जन जो है वो वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करते हैं। ठीक है। और निस्तापन में क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है भाई, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। तो इससे बस इतना ही क्वेश्चन बनता है
कि जब किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो समझ सकते हैं आप। अच्छा, एक चीज और यहां ध्यान रखिएगा कि जो मॉडरेटेड अयस्क होते हैं, यानी कि कुछ अयस्क जो सक्रियता श्रेणी में बीच में आते हैं, उनको हम क्या करते हैं, कार्बन से अपचयन करते हैं। कार्बन से अपचयन मैं लिख दे रहा हूं कौन कौन से हैं। कार्बन से अपचयन करने वाले जो तत्व हैं वो आपके हैं जैसे जिंक हो गया, Fe हो गया, Pb हो गया। ये सब कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके ऑक्साइड अयस्क से इन्हें धातु में अपचयित किया जाता है कार्बन के द्वारा। ठीक है, यानी एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। जैसे ZNO है, इसको आप कार्बन के साथ ट्रीट कराएंगे तो Zn बन जाएगा और CO बन जाएगा। तो यहां से आपको यानी धातु ऑक्साइड से धातु के निष्कर्षण में कार्बन से किस किस का अपचयन करते हैं, तो कुछ ऐसे तत्व जो सक्रियता श्रेणी में बीच में पाए जाते हैं। ओके, तो समझ में आया। अब बात कर लेते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? देखो भैया, संक्षारण का मतलब होता है एक तरीके से अगर सिंपल मीनिंग में हम बात करें तो जंग लगना। अब डेफिनेशन सुन लीजिए, संक्षारण क्या होता है? किसी भी धातु को नमी तथा वायु की उपस्थिति में, जब कोई भी धातु वायु की उपस्थिति में नमी के साथ क्रिया करता है तो वहां पर संक्षारण की प्रक्रिया होती है, और संक्षारण की प्रक्रिया के उपरांत धीरे धीरे मेटल जो होता है वो खत्म हो जाता है। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेहतर एग्जाम्पल है लोहे पर जंग का लगना। ठीक है, क्या कुछ और एग्जाम्पल है? यस, एक होता है सिल्वर का काला पड़ जाना, यानी चांदी का काला पड़ जाना, और एक होता है तांबे के बर्तनों का हरा हो जाना। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। मैं संक्षारण का लिख दे रहा हूं, धातु प्लस नमी, ये नमी की जगह पर एसिड भी हो सकता है ना, चलेगा, लेकिन वायु जरूरी है। ये बना लेता है आपका संक्षारित धातु। यहीं पर आयरन रहता, आयरन नमी प्लस वायु तो जंग लग जाता। अगर यहीं पर आपका सिल्वर रहता तो वहां पर आपका काला सिल्वर बनता, मतलब कि सिल्वर जो है वह काला पड़ जाता। यहीं पर अगर आपका कॉपर रहता तो उस पर एक ग्रीनिश अपीयरेंस जमता है। आप कभी देखे होंगे कि जो तांबे का बर्तन होता है वो हरा हरा हो जाता है, तो उसको फिर 1000 नींबुओं की शक्ति से रगड़ के उसको वापस चमका देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे उसका एक एक लेयर जो है वो हटता जाता है। तो संक्षारण से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं भाई? एक प्रक्रिया है गैल्वेनाइजेशन, जिसको कहते हैं यशद लेपन, और इसमें क्या होता है, हम लोग एक जो है इस पे जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं। दूसरा पेंट करके। तीसरा हो गया आपका नमी से बचाकर। तो कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हम लोग संक्षारण को रोक सकते हैं। या एक काम कर सकते हैं कि इसमें इसका क्या कर लें हम लोग, उसको कहते हैं, अरे बता रहा हूं मैं, मतलब इसका एक तरीके से वो बना ले हम लोग मिश्र धातु। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका कोई कॉपर की वस्तु रहेगी तो उसमें ज्यादा जंग लगता है, लेकिन अगर वहीं पर कांसा का बना दे, पीतल का बना दे तो उस पर कम संक्षारण होता है। तो वो मिश्र धातु के रूप में भी निर्माण करके हम लोग कर सकते हैं। तो भाई इस तरह से ये चीजें हो गई। जो आपको कुछ और चीजें मैं बता देता हूं, जो आपके मोस्ट सक्रिय तत्व रहते हैं। मोस्ट सक्रिय तत्व का मतलब होता है सबसे अधिक सक्रियता, यानी सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, इन सबको आप विद्युत अपघटनी विधि से इनको प्राप्त करते हैं। विद्युत अपघटनी विधि से प्राप्त धातु। तो ध्यान रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं कौन कौन से, सोडियम,
पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कुछ ऐसे तत्व है ना जिनको आप विद्युत अपघटनी विधि से प्राप्त करते हैं। मतलब इनके अयस्क को आप एक बर्तन ले लीजिए, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, एनोड और कैथोड, और उसमें उसी धातु के सोल्यूशन को आप इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज करिए, और जब उसमें आप करंट फ्लो कराते हैं तो जो धातु है वो कैथोड की ओर शिफ्ट हो जाती है, और जो अधातु या मैट्रिक्स या गैंग्स होते हैं वो एनोड के नीचे एनोड मड के रूप में उपस्थित हो जाती है। तो इस सब चीजों को भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सोना सबसे नर्म धातु है, और सोना का सबसे शुद्ध जो है वो 24 कैरेट है, 24 कैरेट। और हीरे को नापते हैं कैरेट में, जैसे सोने को, चांदी को, ये सबको ग्राम में नापते हैं, तो हीरे को कैरेट में नापते हैं। इसी तरीके से आपका ये जो है हीरा हो गया, हीरे कैरेट में हो गया। हीरा जो है सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर तत्व है, सबसे कठोर तत्व है या पदार्थ है, और इसका उपयोग क्या करते हैं, चट्टानों को काटने में, शीशे को काटने में, और हीरे से ही हीरे को तराशने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस चैप्टर से आप सीख सकते थे। मुझे लगता है कि मैंने लगभग सारी चीजें आपको बता दी हैं। तो भाई ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।